जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी आई है तब से टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई और उनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए। ऐसी घटनाएं वहां लगातार हो रही हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नगेंद्र भाटी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये हिंसाएं आखिर कब तक रुकेंगी। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सांसद जिसके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है, बावजूद उसके उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो क्या ये सिक्योरिटी और प्रशासन की नाकामी नहीं है? बिल्कुल। देखिए, अभी जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है वो सोनारपुर उनका संसदीय क्षेत्र है। वो वहां अपने एक कार्यकर्ता के घर गए थे क्योंकि अभी चुनावी हिंसा में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई थी और उसी के परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी वहां गए थे। और इसी बीच जिस तरह से लोगों का आक्रोश वहां देखा गया, अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर कच्चे अंडे फेंके गए, यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि पत्थर भी उनके ऊपर फेंके गए हैं। तो ये एक दिन की नाराजगी नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह का जो शासन रहा है ममता बनर्जी का, और अभिषेक बनर्जी की जब से एंट्री वहां पर हुई है, उसके बाद से किस तरह से जो लोगों में आक्रोश है वो देखा जा रहा है। और आप देखिए कि जो जनता है, जनता के पास अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक विकल्प है, वो है वोट के माध्यम से नाराजगी व्यक्त करना। और आपने देखा भी कि जब 4 मई को नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से जो बम्पर सीट उनको मिली है, जिस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला है, वो कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी नाराजगी ही टीएमसी को लेकर थी। और अब आप देखिए कि जब वक्त बदलता है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। 15 साल तक टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में रही और इस दौरान किस तरह का कद, यदि अभिषेक बनर्जी की हम बात करें तो उनका भी बढ़ा है, वो सबके सामने था। आप ये समझिए कि जो इंसान चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री को धमकी दे, चुनौती दे, चेतावनी दे कि यदि हिम्मत है तो 4 मई के बाद भी आप यहां टिके रहना, यानी कि पश्चिम बंगाल में ही रहना, तो कितने बड़े कॉन्फिडेंस में वो थे। और आप ये लगाइए कि जो देश के गृह मंत्री को इस तरह की धमकी दे सकते हैं, तो वो बाकी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनके साथ किस तरह का और क्या क्या करते होंगे। और शायद यही वजह है कि नाराजगी इस कदर लोगों की बढ़ गई थी कि वहां इस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला और टीएमसी को वहां आप ये समझिए कि एक तरह से खत्म ही हो गई है। मात्र 80 सीट जो हैं वो टीएमसी को मिली और उसके बाद जो बाय इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो लोग नाराज हैं, जनता की नाराजगी है। और अभी जो अभिषेक बनर्जी इस पूरे कांड के बाद कह रहे हैं, जो पत्थरबाजी या अंडे उनके ऊपर फेंके गए हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं, उन कपड़ों को वो दिखा भी रहे हैं कि क्या यही बीजेपी का शासन है, इसी तरह से वो शासन करेंगे, कि विपक्ष के नेताओं पर इस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं से मार पिटाई करा रहे हैं। तो देखिए, ये उनके अपने आरोप हैं। अब ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जैसे कि आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं, या फिर जैसा कि एक पक्ष और इसमें आ रहा है कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है, जब टीएमसी की सरकार थी, कई बार लोगों ने विकास कार्यों के लिए वहां एप्लीकेशन दिए, लेटर दिए, यहां तक कि ममता बनर्जी के संज्ञान में भी मुद्दा लाया गया, लेकिन वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये तक कहा जाता है कि जो वहां के रास्ते हैं, बारिश के मौसम में वो बिल्कुल वाटर लॉगिंग वहां हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आती है। तो ये सारी नाराजगी है जो अब दिखाई दे रही है इस तरह से। और सिर्फ अभिषेक बनर्जी की बात नहीं है,
आप ये देखिए कि जिस तरह से लगातार एक एक करके टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान ममता बनर्जी या फिर पूरी टीएमसी पार्टी के लिए रहने वाली है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, जायज है कि लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक लोकतंत्र में जहां हम हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थरबाजी होती है, अंडे फेंके जाते हैं और बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आता है जिसकी वो निंदा कर रहे हों। तो क्या ये लोकतंत्र में सहनीय है? देखिए, क्योंकि अभी हाल ही की ये घटना है और हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सियासत में कितना भी विरोध हो, लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं, हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता है। और जब जब इस तरह की घटनाएं किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के साथ हुई है, तो चाहे विरोधी पार्टी ही है, उनकी तरफ से भी उसका विरोध किया गया है। और हर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि लोकतंत्र में विरोध कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। तो वैसे ही बयान आप अभी आपको सुनने को मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए, टीएमसी के नेताओं की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए या बाकी विरोधियों की तरफ से आए। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात है, जहां तक संविधान की बात है, आप ये देखिए कि यदि संविधान किसी के साथ इस तरह की मार पिटाई करने की इजाजत नहीं देता, तो संविधान देश के गृह मंत्री को धमकी देने की इजाजत भी नहीं देता। और अभी हाल ही में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, जो एक डेथ किट की बात भी वहां पर हुई थी कि जो टीएमसी के विरोधी होते थे, जिनका टीएमसी के नेताओं को यह पता था कि वो उनकी पार्टी के साथ नहीं है, उन्हें वोट नहीं करेंगे, उन्हें नुकसान पार्टी मतलब चुनाव में दे सकते हैं, उनके यहां सफेद साड़ी भेजी जाती थी। डेथ किट उसको नाम दिया गया था, या ये कहे कि डेथ वारंट एक तरीके से टीएमसी की तरफ से वहां विरोधियों को दिया जाता था। और खुद अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी मंच के माध्यम से चुनाव में कई बार इस तरह के बयान दिए गए कि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गर्दन तोड़ दो, उनके हाथ पैर तोड़ दो। तो इस तरह से, और इन पर केस भी चल रहा है, अभी कार्रवाई भी उस सब के तहत हो रही है, जांच उसमें चल रही है। जो शिकायत करता है उनकी तरफ से कई लिंक उसमें दिए गए हैं, जिसमें इस तरह की धमकी या लोगों को उकसाने की बातें चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। तो आप देखिए कि जब पार्टी का नेता इस तरह से भाषा बोलता है, तो उसका असर कार्यकर्ताओं पे किस तरह से पड़ता होगा। ये तो अब वो सत्ता से बाहर हैं, यदि वो सत्ता में आते तब क्या हाल होता, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हम भी ये कह रहे हैं कि नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश, रोष सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका व्यक्त करने का तरीका ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, जैसा कि अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में वहां लोगों ने किया है। जैसा कि आपने बताया और हाल ही में हमने देखा भी कि अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री को अ, चेतावनी दी थी, धमकी दी थी उन्हें। तो ऐसा भी हो सकता है कि, और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु, वो भी लगातार टीएमसी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस अपनी पावर का फायदा उठाते हुए और ये टीएमसी को तोड़ने का काम कर रही हो बीजेपी, ये बीजेपी की तरफ से किया गया सुनियोजित हमला ही हो। कहीं आपको इसकी बू आ रही है? देखिए, जैसा कि बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, अब तक बीजेपी के तमाम नेता टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाते रहे थे, भ्रष्टाचार के, मनी कटिंग के, तमाम तरह के आरोप चुनाव के दौरान लगाए गए और उससे पहले भी। लेकिन अब आप देखिए कि वही बीजेपी के नेता टीएमसी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं और दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि जो 30 सांसद हैं टीएमसी के, उनमें से ज्यादातर टूट सकते हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए कि विरोधियों की तरफ से ये घोषित कर दिया गया है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें एक तरफ से आप भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता को डालिए और जब उससे आप निकालेंगे तो वो बिल्कुल पवित्र हो चुका होगा, आरोप मुक्त हो चुका होगा। इस तरह के कटाक्ष जो हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं।
तो बजाय इसके कि वो इस तरह के हमले जनता में कराए, उससे अच्छा है कि वो वही फॉर्मूला अपना सकते हैं जैसा कि उनका चर्चित है। ऑपरेशन लोटस भी कई बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, और खासतौर से आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो कई बार जब दिल्ली में सत्ता में थे तब आरोप लगाते रहते थे कि ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और अब कई बार ऐसे ही आरोप पंजाब से भी सुनने को आते हैं। तो देखिए, बीजेपी के पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनको लेकर कटाक्ष विपक्ष की तरफ से किए जाते हैं कि वो ईडी का प्रेशर कराते हैं, वो जांच एजेंसियों से नोटिस भिजवाकर प्रेशर करते हैं। और अभी हमने हाल ही में देखा भी, जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर गए और उनमें से एक पर कुछ दिनों पहले ही ईडी की जो छापेमारी है या ईडी के जो नोटिस है वो गए थे। तो बहुत सारे हथकंडे हैं सियासी जिनसे वो टीएमसी को तोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से इस तरह के हमले अभिषेक बनर्जी पे कराए जाएंगे, क्योंकि देखिए, सियासी विरोध एक अलग चीज है, लेकिन आपसी मतभेद नेताओं में इतने नहीं होते हैं कि वो किसी के साथ इस तरह से मारपिटाई करा सके। जैसा कि अभिषेक बनर्जी पर ये हमला हुआ है और हम ये भी देख रहे हैं कि टीएमसी लगातार कमजोर होती जा रही है, उनके विधायक हो, सांसद हो, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ममता बनर्जी या फिर पार्टी का आला कमान इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी के आते ही उन्होंने हमारे सांसदों को तोड़ना या फिर उनके साथ उन पर हमला कराना शुरू कर दिया, और 2029 में केंद्र का चुनाव है, उसके 5 साल बाद फिर दोबारा से बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उसमें वो इस चीज को भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए, सबसे बड़ी फिलहाल जो चुनौती टीएमसी के सामने है वो ये है कि वो पार्टी की जो अंतर्कलह है, सबसे पहले तो उसे शांत करे। उसके बाद जो पार्टी में टूट की स्थिति देखी जा रही है उसको शांत करे। और मुझे लगता है जैसे इस हमले के बाद अभिषेक बनर्जी के बयान भी आए हैं, तो वो बूस्टअप डोज का काम ये हमला टीएमसी के लिए कर सकता है, क्योंकि इसे एक तरीके से ऐसे वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने या पश्चिम बंगाल की जनता के सामने दिखा सकते हैं कि अब वो सत्ता में नहीं है, तो अब उनको मारने की साजिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और सुनियोजित ढंग से ही ये हमला उनके ऊपर कराया गया है। तो इससे कुछ फर्क पड़ सकता है कि जो भगदड़ अभी टीएमसी में देखी जा रही है शायद वो रुक जाए या फिर कम हो जाए। वरना तो अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें चाहे सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, यहां तक कि कई पार्षद मेजॉरिटी में आए हैं जिनकी तरफ से यह मांग की गई है कि पार्टी किसी की नहीं होती है, यानी किसी की बपौती नहीं है। तो उनकी तरफ से यहां तक भी मांग की जा रही है कि अभिषेक बनर्जी को भी उनके पद से हटाया जाए और ममता बनर्जी को भी पार्टी की मुखिया के तौर पर जो है उस पद से हटाया जाए और दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। तो अब आप देखिए कि सबसे कमजोर स्थिति में इस वक्त टीएमसी है, और जो अभी हमला हुआ है उससे वो इमोशनल कार्ड टीएमसी खेल सकती है, और शुरुआत अभिषेक बनर्जी ने अपने बयानों से कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस हमले को बहुत यानी कि गहराई से समझाया, राजनीतिक विचार तर्क क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की कोई साजिश थी या फिर वाकई बंगाल की जनता में वो आक्रोश है टीएमसी के खिलाफ जो उन्होंने उन पर ये हमला किया। आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।